अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्पेसिमेन पेपर 1 के 2025 का जो स्पेसिमेन पेपर है उसके हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 12 तक एक्सप्लेन करा था, सॉल्व किया था। अगर उसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, और जिसमें हम कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शंस के अंदर आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना वो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल का सवाल है जिसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हमें जो नंबर दिया हुआ है वो है 0.23, और इस 0.233 के ऊपर एक हमारे पास डॉट नोटेशन है। अब इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो नंबर 3 है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको आप कंटिन्यूसली रिपीट कर सकते हैं। तो अब किसी भी रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप जो है लेट करेंगे कि आपका x जो है वो 0.2333 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, 3 मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस ले लें, 5 ले लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, फिर आपने क्या करना होता है कि जैसे मैंने एक वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड करी है जो कि रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड है, कन्वर्जन से रिलेटेड ना। तो उसमें भी मैंने यही बात आप लोगों को एक्सप्लेन करी है ऑलरेडी कि आप सबसे पहले अपने लेट किए हुए नंबर को, जो आपको गिवन होता है, उसको आप 10 टाइम्स करते हैं। तो अगर आप x को 10 टाइम्स करेंगे तो 0.233 भी 10 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बनेगा 2.333, राइट। अब जब हम 10 टाइम्स करने के बाद इसको कंपेयर करेंगे तो इनकी रिकरिंग सेम नहीं आ रही। क्या मतलब रिकरिंग सेम नहीं आ रही? कि डेसिमल के बाद इधर आपके पास आ रहा है 2333, और अब यहाँ पे इस नंबर में डेसिमल के बाद आ रहा है 333। तो ये सेम नहीं है, यानी कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो सेम रिपीटेशन नहीं दे रहे हमें। तो अब जब हमें ये 10 टाइम्स पे सेम नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि हम इसको 100 टाइम्स पे करके देखेंगे। तो जब हम इसको 100 टाइम्स पे करेंगे, और 100 टाइम्स किसको करेंगे? x वाले को ही 100 टाइम्स कर रहे होंगे, तो ये बनेगा 23.333, राइट। अब अगर आप x को और 100 टाइम्स वाले को कंपेयर करेंगे तो आपके पास सेम रिकरिंग आ रही है, मीनिंग के आपके पास जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं, नहीं, अच्छा, x में और 100x में भी सेम नहीं आ रही। ठीक है, इसमें भी आपके पास आ रहा है 0.2333 और इसमें आ रहा है 0.333। लेकिन अगर आप इसमें x और 100x के बजाय अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेम आ रही है, राइट। ये सेम रिकरिंग नंबर हो गए, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें भी 333 आ रहा है, इसमें भी 333 आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को आपने पिक करना है, इन दोनों को आपने सिलेक्ट करना है, और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करना है आपस में। अच्छा, वो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आप 100x में से माइनस करेंगे 10x को, और 23.333 में से माइनस कर देंगे आप 2.333 को, राइट। तो जैसे ही आप 23.333, ये जो सब्ट्रैक्ट होगा इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 21, और 100 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आंसर 90x। फिर आप x की वैल्यू निकालेंगे 21 इज़ डिवाइडेड बाय 90 करके, जो कि फर्दर इक्वल हो जाएगी आपके पास 3 7 21, 3 30 90। तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया, जो कि डेसिमल में अगर आप इसको लिखेंगे या अपने कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये आपको यही सेम नंबर दे रहा होगा, विच इज़ 0.23333। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक सर्किल प्रॉपर्टीज़, ज्योमेट्रिकल सर्किल प्रॉपर्टीज़ हैं ये। और इसमें क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि A, B, C एंड D आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल।
ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास सर्किल के सरकमफेरेंस पे आ रहे हैं। ई एफ इज़ अ टेंजेंट टू द सर्किल एट सी, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू 68 एंड एंगल बी सी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। फाइंड एंगल सी बी डी, गिव अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी टू एक्सप्लेन ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इसके अंदर सी बी डी फाइंड आउट करना है। अब सी बी डी का मतलब है हमें ये एक्स फाइंड आउट करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, राइट। ये एंगल हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है सी बी डी का। अब इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लगेगी, वो सबसे पहली प्रॉपर्टी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि आप इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे एंगल्स इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली। अब इन एंगल्स इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट में क्या होता है कि एंगल्स इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट में आपके पास ये एंगल और ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें आइडेंटिफाई करी हमने यहाँ पे, हमने आइडेंटिफाई किया कि बी डी सी का जो एंगल है, बी डी सी का जो एंगल है वो भी हमारे पास 50 डिग्री आ रहा है। और इसका रीज़न क्या होएगा, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, ये तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट हमने देखना है इसमें कि यार हम किस तरह से पहुंचेंगे अपने एक्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब सेकंड चीज़ इसके अंदर जो हमें यहाँ पे सर्किल प्रॉपर्टीज़ में पता चल रही है डायग्राम को देखकर, कि ये जो एंगल एट ए है और जो एंगल एट सी हैं, ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, साइक्लिक क्वाड जो होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है वो आपके पास जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट होते हैं। तो आपको नंबर 2 पॉइंट ये मिला कि आपने अगर 180 से 68 को माइनस करेंगे तो आपको बी सी डी का एंगल पता चलेगा। तो बी सी डी को फाइंड आउट करने के लिए हम 180 में से अगर 68 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा जो रिमेनिंग एंगल आएगा वो 112 होगा। और इसका रीज़न होगा एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट। साइक्लिक कॉर्ड में जो ऑपोजिट एंगल्स जो सप्लीमेंट्री होते हैं उनको हम, उनकी प्रॉपर्टी होती है एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट। अच्छा, अब अगर ये एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अगर हमने 112 निकाला है तो हम इसको यहाँ पे 112 लिख सकते हैं। अब 112 आ गया हमारे पास। देखो, हमें एंगल डी पता चल गया, हमें एंगल सी पता चल गया। अब एंगल बी को फाइंड आउट करने के लिए वी कैन ईजिली यूज़ दिस ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में से हम एक्स को फाइंड आउट करेंगे जो कि सी बी डी हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। और वो कैसे फाइंड होगी कि हम सी बी डी को फाइंड आउट करने के लिए 180 में से 112 को भी माइनस करेंगे और 50 को भी माइनस करेंगे। ये दोनों एंगल जो हमने निकाले हैं इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल 18 बचेगा, जिसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे या जिसका रीज़न हम लिखेंगे एंगल्स इन अ ट्रायंगल, राइट। तो ये एंगल हमारे पास 18 डिग्री का आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि राइट 25 पावर -3/2 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, देखो, किसी भी नेगेटिव इंडेक्स को, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं कि उसका रेसिप्रोकल कर लें। तो 25 की जो पावर है वो अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो पावर 3/2 पॉजिटिव हो जाएगी अगर हम बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, बेस इज़ 25। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन राइट 25 एज 5 स्क्वायर और इसकी होल पावर मेरे पास 3/2 ऑलरेडी लिखी हुई है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंडिसेस में हम वी कैन, पावर विल मल्टीप्लाई विद द पावर। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 2/3 तो ये 2 से 2 कैंसिल होके आपके पास सिर्फ 3 बचेगा। तो आपके पास आ जाएगा 1/5 की पावर 3 जो कि इक्वल होता है 1/125 के। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो एक इंडेक्स को, एक नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव इंडेक्स में, एंड देन फिर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन 16 यूनिवर्सल में हमें 1 till 12 नंबर्स दिए हुए हैं। ए जो है वो 6 से लेकर 10 तक है। तो अगर हम ए के सारे नंबर्स लिखें तो वो 6,
7, 8, 9 और 10 बनेंगे। इसी तरीके से अगर हम फैक्टर्स ऑफ 18 लिख लेते हैं तो फैक्टर्स ऑफ 18 में 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, 3 भी है, और उसके बाद 6 भी एक फैक्टर है और 9 भी एक फैक्टर है। तो हमने सारे नंबर्स यूनिवर्सल से ही लेने हैं। अच्छा, सेट सी आपसे कह रहा है कि x इज़ अ स्क्वायर नंबर, तो 1 एक स्क्वायर नंबर है, 4 एक स्क्वायर नंबर है और 9 भी एक स्क्वायर नंबर है। कंप्लीट द वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के अंदर दिस पार्ट, ये एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे तीनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट है वो आ जाएगा। तो आप अगर तीनों को कंपेयर करो तो 9 इसके पास भी है, 9 इसके पास भी है, 9 इसके पास भी है, तो 9 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद दिस रीजन इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट फॉर ए एंड बी। ठीक है, तो अब ए एंड बी को आप देखते हैं तो आपके पास जो इंटरसेक्शन बनती है वो सिर्फ 6 की बनती है ए और बी के अंदर से। ठीक है, ए और बी को अगर आप देख रहे हैं तो 6 कॉमन आ रहा है और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो 6 इधर आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद 6 के बाद आपने क्या करना है कि आपने बी और सी का कॉमन पार्ट देखना है। तो बी और सी का जो कॉमन पार्ट है वो आपके पास 1 आ रहा है, तो आपने इसको यहाँ लिख देना है, क्योंकि बिकॉज़ ये रीजन बी एंड सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बी एंड सी ओनली। उसके बाद आप कंपेयर करोगे ए को सी के साथ, और ए को सी के साथ देखोगे कि क्या कोई चीज़ कॉमन है ए और सी में। तो ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसमें इस रीजन में कुछ नहीं लिखेंगे, ये एम्प्टी होगा। ठीक है, ये रीजन एम्प्टी चला जाएगा। उसके बाद आपने फिर क्या करना है कि रिमेनिंग एलिमेंट जो बच रहे हैं वो लिख लेने हैं। 7, 8 और 10 ए ओनली में आ जाएंगे, 2, 3 दिस इज़ बी ओनली एंड 4 दिस इज़ सी ओनली, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल में बचे हुए हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5 आएगा, 5, 6 ऑलरेडी आ चुका है, 7, 8, 9, 10, 11 आएगा इधर, और इसमें 12 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बाहर आ जाएंगे। फिर आपके पास सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि फाइंड एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो इस सबसेट में हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी का अगर हम रीजन सबसे पहले ढूंढते हैं, ठीक है, अगर हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी का रीजन ढूंढते हैं तो ए इंटरसेक्शन सी का जो रीजन होगा वो हमारे पास जो है वो रीजन होगा पूरा, एक मिनट देखें, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ना वो ए इंटरसेक्शन सी का रीजन है, राइट। ये रीजन, ठीक है, इस रीजन के अंदर आपके पास ए इंटरसेक्शन सी है। अच्छा, फिर आपने बी को कॉम्प्लीमेंट कर देना है, बी को कॉम्प्लीमेंट करके इंटरसेक्शन कर रहे हैं आप। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि बी को हमने लेना ही नहीं है। तो जब हमने बी को लेना ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो रीजन शेड हो रहा है वो सिर्फ ये वाला रीजन शेड हो रहा है। ठीक है, और मैं फिर क्या करता हूँ कि ये वाला रीजन जो मैंने पहले शेड किया था इसको मैं हटा देता हूँ, और हमने इसमें एक नंबर लिखा हुआ था 9, वो हम वापस से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इस रीजन की बात कर रहा है। तो आपको अगर इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं तो वैसे भी ये तो एम्प्टी सेट है, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप इधर ज़ीरो लिख देंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई मेंबर ही नहीं है इसका, तो ये एम्प्टी सेट है, तो एन इसका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 17, द टाइम्स some students take to travel to school one morning are shown in the table. The time is recorded in minutes. Time is given. Frequency हमारे पास सबसे पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है। ऑन द ग्रिड कंप्लीट द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। अब इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑन द वाई एक्सिस आपको दिख रही है, राइट। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑन द वाई एक्सिस दिख रही है तो आपने अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अब सबसे पहले तो हम इसमें क्लास विड्थ निकालते हैं। तो क्लास विड्थ का मतलब होता है कि कितना गैप आ रहा है इंटरवल के अंदर।
तो 20 माइनस 10 इज़ 10, 25 माइनस 20 इज़ 5, दिस इज़ अगेन 5 एंड दिस इज़ 30, यहाँ का डिफरेंस 30 आ रहा है। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, तो आप फर्स्ट वाले के लिए तो फ़िलहाल अभी फाइंड नहीं कर सकते फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और लेकिन हमें हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है। तो हमारे पास सबसे पहली वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, लाइक हमारे पास जो 5 to 10 वाली इंटरवल है उसका ऑलरेडी हमारे पास एक हिस्टोग्राम बना हुआ है। तो अगर आप इसके स्केल को रीड करें तो आपके पास यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है ये आ रही है आपके पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1.6 की रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, दिस इज़ नॉट द फ्रीक्वेंसी, राइट। अब अगर मैं इसमें जो है वो इसका x फाइंड आउट करता हूँ तो मैं फार्मूला लगाऊंगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने वहाँ से रीड करी जो कि 1.6 आ रही है, अपने हिस्टोग्राम पे रीड करी जब हमने, तो x इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास विड्थ इज़ 5। तो अगर हम 5 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी विच इज़ x, ठीक है। अच्छा, अब तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 अगर आप करते हैं, नो इट्स नॉट 1.6, आई थिंक इट्स यस इट्स 1.6, ठीक है 1.6 है ना। तो इसमें हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 को 5 से तो ये आ जाएगी हमारे पास 8, x इज़ इक्वल्स टू 8। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 8 आ रही है, ठीक है। तो अब अगर सबसे पहली फ्रीक्वेंसी 8 आ रही है और फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास 16 है, तो अगर हम 16 को 10 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास इधर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी 1.6 आ जाएगी और यहाँ की भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास 1.6 ही थी। उसके बाद 29 डिवाइडेड बाय 5 कर लें, ठीक है। 29 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, तो 29 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 कर दें, पॉइंट लगा के 0, 5 8 ज़ा 40, तो ये 5.8 आएगा। इधर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 5.8 हो जाएगी। 20 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 4 एंड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ विच इज़ 15 डिवाइडेड बाय 30 विच इज़ 0.5, राइट। तो अब ये सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ आ गई हैं। तो 1.6 तो ऑलरेडी डन है हमारे पास, ये तो हमें सबसे पहला हिस्टोग्राम तो बना के दे दिया उसने। अब सेकंड हिस्टोग्राम भी हमें 1.6 पे बनाना है, लेकिन वो 10 से 20 तक का होगा। तो 1.6 पे ही बनाएंगे बट वो 10 से 20 तक का बनेगा, ठीक है। ये यहाँ तक का बन जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट इंटरवल दिया हुआ है 20 till 25 विच इज़ 5.8, 20 till 25। अच्छा, 20 till 25 का मतलब ये है कि ये यहाँ पे आ जाएगा ना, बिकॉज ये 20 और 20 ये 30 का मिडिल है। तो 5.8 पे मुझे इसको लेके जाना है, तो 5.8 का मतलब है टू लाइंस बिलो द नंबर 6, राइट। तो इसमें 6 5.9 5.8 ये यहाँ आ रहा होगा समवेयर, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे हिस्टोग्राम इसको कनेक्ट करेंगे और फिर ये लाइन जो है वो यहाँ पे आके इस तरह से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक हिस्टोग्राम हमने ये बना लिया, एक हिस्टोग्राम हमने अपने थर्ड इंटरवल का बना लिया ये। और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इंटरवल जो है वो हमारे पास आ रहा है 25 till 30। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास आ रही है 4। तो ये है 25 till 30, 25 till 30 और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज़ 4। ये यहाँ बनेगा और फिर उसके बाद ये नीचे आ जाएगा इस तरह से ना, 30 पे आके कनेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक हिस्टोग्राम। और फिर लास्ट वाला जो हिस्टोग्राम है हमारे पास वो बनेगा 30 से 60 तक और 0.5 उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही है। तो 0.5 का मतलब है कि ये इधर आ जाएगा और 30 से 60 तक का ये सारा बन जाएगा हमारे पास में। अच्छा, उसके बाद जमीला सेज द हिस्टोग्राम शोज दैट देयर आर सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 till 10
वाला जो हमें इंटरवल दिया हुआ है उस ग्रुप में एज इन दिस ग्रुप। तो क्या हमें सेम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, क्योंकि हमने जब इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली तो हमें ये बात पता चली कि इस रेंज में 5 से लेकर 10 मिनट्स तक का जो टाइम ले रहे हैं, लाइक 6 से 5 से बड़ा, 5 से बड़े वाला मतलब ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10 का जो टाइम पीरियड है उसमें 8 हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जबकि उस रेंज में हमारे पास 16 स्टूडेंट्स हैं। तो हम इसमें लिखेंगे वाई शी इज़ रॉन्ग, तो हम रीज़न ये लिखेंगे कि देयर आर 8 स्टूडेंट्स इन 5 इज़ लेस देन t इज़ लेस देन 10 group, whereas कितने स्टूडेंट्स आ रहे थे? 8 था, और यहाँ पे कितने आ रहे थे? 16 आ रहे थे, तो वो डबल हो रहे हैं, राइट। खैर, तो 16 स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास इन 10 लेस देन t इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20 में, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क का आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर 2 पावर x प्लस 5। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखें, ये इक्वेशन जो है वो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो होती है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, उसके लिए याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है ना, इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो एक जनरल फॉर्म होती है वो होती है हमेशा y इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर x माइनस h प्लस k, ठीक है। अब ये जो k होता है ना, ये आपको एसिम्पटोट बताता है, लेकिन एक बात ये याद रखनी है आपको कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, और दूसरी आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का जो एसिम्पटोट होता है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है। तो मैं ये पॉइंट भी लिख के दे देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज़ ओनली हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है। तो एक इसके पास हॉरिजॉन्टल, इसके पास वर्टिकल नहीं होता एसिम्पटोट, इसके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। और वो जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है वो उसकी इक्वेशन अगर आपको फाइंड करनी पड़े तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि आपके पास y इक्वल टू k जो होगा ना वो आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की इक्वेशन दे देगा। अब आपने क्या करना है कि यार, अगर आप इस अपनी जर्नल इक्वेशन को जो मैंने यहाँ पे लिख के दी है, आप अगर इस इक्वेशन को अपनी इस गिवन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये y इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b x माइनस h प्लस k की फॉर्म में ही लिखी हुई है। तो अब ये पे k की वैल्यू आपको 5 मिल रही है, तो यही आपका एसिम्पटोट की इक्वेशन बन जाएगी जो कि y इक्वल टू 5 होगी, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x प्लस 5। अच्छा, मैंने इसको सबसे पहले इसलिए सॉल्व किया इस पार्ट को क्योंकि इस पार्ट के अंदर ये एक न्यूली एडेड कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइक एक्सप्लेन करने की वजह से मैं पहले इसको सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पार्ट ए तो इजीली कर लोगे। उसकी वजह ये है कि आपको अगर ये कहा जाए कि ग्राफ क्रॉस करता है वाई एक्सिस को एट पॉइंट ए, तो ये जो ग्राफ है ये पॉइंट ए पे अगर वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि इधर जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, होगा, ठीक है ना। तो आपने x की जगह पे 0 प्लग इन करना है इस इक्वेशन के अंदर।
तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए मिल रहे होंगे। तो y इक्वल टू जो आपकी इक्वेशन है उसमें आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस 5 इसको करना है ताकि आपको y की वैल्यू पता चल जाए। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 होगा, जो कि हमारे पास 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 5 हो जाएगा, और जो कि y की वैल्यू हमें 8 दे रहा होगा। ठीक है, तो 0,8 जो है ये आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमारे पास देखो, इस सवाल में भी ना कुछ चीज़ें हमारे पास ऐड हुई हैं। तो अच्छा देखें, आपका जो मई जून 2025 में आपके एग्ज़ाम्स है ना, तो उसके अंदर आपका एसिम्प्टोट एक न्यूली एडेड टॉपिक है, ये सवाल आएगा। और इसी तरीके से सर्ज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो सवाल ज़रूर आएगा। कॉम्पोजिट फंक्शन इज़ ऑल्सो अ न्यूली एडेड टॉपिक, तो ये भी क्वेश्चन ज़रूर उसमें होगा। इसी तरीके से वो जो हमारे पास एक और टॉपिक ऐड हुआ है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके वाला, वो भी। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो कि आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, और ये क्योंकि ये लाजमी आएंगे पेपर में, क्योंकि जो टॉपिक नया ऐड होता है वो लाजमी असेस किया जा रहा होता है। ठीक है, तो सर्ज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसी तरीके से रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन के अंदर, ये भी ज़रूर करना। इसी तरीके से कॉम्पोजिट फंक्शंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। एसिम्प्टोट वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो एसिम्प्टोट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल होता है। वैसे हमारे पास एक वर्टिकल एसिम्प्टोट भी होता है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट भी होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है। और उसकी जर्नल इक्वेशन जो है उससे कंपेयर करके हम चीज़ों को एसिम्प्टोट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम अक्सर क्वाड्रेटिक में भी कंपैरिजंस करते हैं, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम चीज़ें फिगर आउट कर रहे होते हैं ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है, एफ ऑफ 3 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 3 निकालने के लिए कि एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में हम 3 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 15 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 17। ठीक है, ये तो इसका आंसर आ जाएगा 17। उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, कॉम्पोजिट फंक्शन का है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जी एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जी के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को सब्सटीट्यूट करना है या उसको इनपुट करना है। ठीक है, वो कॉम्पोजिट हो रहे हैं, इसका मतलब है जी के फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आएगा। तो अब ये कैसे स्टेप्स होंगे, देखो सबसे पहले जी के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स का जब फंक्शन आएगा तो ये 5x + 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स को लेकर आ जाएंगे। अब क्या होगा कि ये जी ऑफ एक्स के फंक्शन का इनपुट बन जाएगा। तो सिंपली क्या करना होता है कि जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, जब हम उनको कॉम्पोजिट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले स्टेप के अंदर तो इसको रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स को 5x + 2 से। अब जब ये रिप्लेस हो गया तो अब ये इनपुट बन गया, बिकॉज जो भी चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई होती है वो फंक्शन का इनपुट होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो जी ऑफ एक्स का फंक्शन है उसके अंदर हम 5x + 2 को इनपुट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 5x + 2 टू द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x² लिखा हुआ है, -5। आइडेंटिटी यूज़ कर लें विच इज़ a + b टू द होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी a + b टू द होल स्क्वायर इट इज़ a² + 2ab विच इज़ 20x + b² विच इज़ 4n - 5, राइट। तो 25x² + 20x - 1, तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 25x² n - 1। ठीक है, ये हमारे पास गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c आ गया। ठीक है, और कॉम्पोजिट कर लिया हमने इसको। अब पार्ट सी इसका ये कह रहा है, अच्छा देखें डिनोमिनेटर को सबसे पहले समझ लेते हैं। h ऑफ f ऑफ x लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमने इस f ऑफ x को रिप्लेस करना है f ऑफ x की
के फंक्शन से, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है हमें 5x प्लस 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 5x प्लस 2 के। तो मैं एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दूंगा 5x प्लस 2 से, तो ये h के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये h के अंदर सब्सटीट्यूट हो गया, h के अंदर आ गया, ठीक है। तो 5x प्लस 2, अब क्या करोगे कि ये h का इनपुट बन जाएगा, h ऑफ x का इनपुट बनेगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें ना h ऑफ f ऑफ x निकाल रहे हैं, h ऑफ f ऑफ x। तो ये क्या बनेगा, देखें h का जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ऊपर h ऑफ x का, वो दिया हुआ है हमें 7 माइनस एक्स। तो 7 इसको करेंगे 7 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे आ जाएगा बेटा 5x प्लस 2, राइट। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 5x प्लस 5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया h f ऑफ x, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपने करना है 3 इज़ डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5x इक्वल टू -1। इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 3 इक्वल टू -1 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 इक्वल टू -5 प्लस 5x, 3 प्लस 5 8 होता है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें तो ये बनेगा 1 होल 3/5। तो x की वैल्यू आप लिख लें 1 होल 3/5, ठीक है। तो पेपर 1 के अंदर डेसिमल से जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन जो है वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अगर कोई भी फ्रैक्शन कन्वर्ट हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में तो आप उसको डेसिमल से जितना अवॉइड कर सकते हो ना, तो डेसिमल से अवॉइड करना पेपर 1 में ख़ास तौर से, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो वेक्टर से रिलेटेड है। OACB इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम हमें दिख रहा है। अच्छा, OA का वेक्टर हमें दिया हुआ है 2f, तो हम BC को जो है ना वो मार्क करेंगे, बिकॉज पैरेललोग्राम में जो वेक्टर्स होते हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए BC जो है वो भी 2f हो जाएगा, और अगर OB आपके पास 2G दिया हुआ है तो AC जो है वो भी 2G हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि x इज़ अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AX इज़ टू XB इक्वल्स टू 3:1। अच्छा देखें, रेशोज़ जब भी आपके पास आ जाएंगे तो आप इसको फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। AX अपॉन XB लिखा आपने और आपने इसको 3/1 कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको पार्ट्स में ले लेंगे। जैसे AX के पास 3 पार्ट्स हैं और XB के पास जो है वो सिर्फ 1 पार्ट है, ठीक है, आउट ऑफ 4 पार्ट्स टोटल। अच्छा, X इज़ अ पॉइंट ऑन AB। अच्छा, अब AB को सबसे पहले ड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाए कि रेशोज़ कैसे काम करेंगे फिर फर्दर ना। तो अब आप सबसे पहले देखें बेटा, AB फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले A से B अगर जाओगे तो AB का मतलब क्या है, AB का मतलब है कि आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, राइट। एक लाइन जो होगी वो A से B की तरफ ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, और ये वेक्टर बनेगा ऐसे इस डायरेक्शन में। तो अब अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे कि AB का वेक्टर क्या है इन टर्म्स ऑफ F एंड G, तो आप पहले A से O जाएंगे, फिर आप O से B जाएंगे, राइट। तो अब एक बात यहाँ पे देख लें कि जब आप A से O जा रहे होंगे तो आपका ये जो वेक्टर है ना, ये नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मूवमेंट मैटर कर रही होती है। तो ये हो जाएगा -2f प्लस 2g। और जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे, पहले पॉजिटिव वेक्टर लिखिएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव वेक्टर लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2g माइनस 2f। अब ये आपके पास पूरा AB का वेक्टर आ गया, राइट, 2g माइनस 2f। अब ये क्वेश्चन कह रहा था कि x इज़ अ पॉइंट ऑन, x एक पॉइंट है AB पर ना। तो अब हम क्या करते हैं कि यार हम ना x के इस पॉइंट को ना यहाँ पे कहीं ना कहीं ले लेते हैं। अब मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा ये, क्योंकि इसको अगर मैंने इधर ले लिया है x को,
तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ए से लेकर एक्स तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि एक्स का जो पोर्शन है, ए एक्स जो है वो मेरे पास दिया हुआ है 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू जो जो रेशोज़ मुझे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। और एक्स बी जो है ना, एक्स बी वो है सिर्फ़ और सिर्फ 1 पार्ट रेशो में। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एक ए बी को ब्रेक करें तो वो 3 पार्ट्स ए एक्स एंड 1 पार्ट एक्स बी में ब्रेक हो रही है। तो इसका मतलब है कि टोटल पार्ट्स जो होंगे ना वो हमारे पास 4 हो जाएंगे। टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, क्योंकि ए एक्स के 3 पार्ट्स है, एक्स बी के 1 पार्ट है। तो अब हमें अगर इसमें कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे हमें एक्स सी फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में ना, तो एक्स सी का मतलब क्या होता है? एक्स सी का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले एक्स से बी जाओगे, एक्स से बी जाओगे और फिर बी से सी जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको एक्स बी का वेक्टर नहीं पता ना, तो आप एक्स बी का वेक्टर कैसे निकालेंगे? वो इन रेशोज़ की मदद से निकालेंगे जो हम अभी वर्किंग कर रहे थे इसके ऊपर। अब देखें बेटा कैसे निकालेंगे कि अगर मैं ए बी के वेक्टर को, जो कि मेरे पास आ गया है 2g माइनस 2f, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? g माइनस एफ अपॉन 2, यानी कि मैं कॉमन 2 ले लूँगा, 2 ले और वो जो कॉमन आएगा 2 उसको फिर 2 से डिवाइड करके मेरे पास फाइनली g माइनस एफ अपॉन 2 आ जाएगा। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है। ये जो g माइनस एफ आ रहा है 4 से डिवाइड होने के बाद, इसका मतलब है कि ये 1 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं। अब अगर हम किसी भी क्वांटिटी को या किसी एक वेक्टर को अगर उसके टोटल पार्ट्स पे डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब है वो हमें 1 पार्ट का आंसर दे रहा होगा। तो 1 पार्ट है हमारे पास g माइनस एफ अपॉन 2, और 1 पार्ट कौन सा है? 1 पार्ट है एक्स बी। ठीक है, 1 पार्ट कौन सा है बेटा? एक्स बी है। ठीक है, तो अगर ये 1 पार्ट एक्स बी है तो इसका मतलब है एक्स बी का वेक्टर हमें पता चल गया, जो कि क्या आया है? जो कि आ गया हमारे पास g माइनस एफ अपॉन 2। ठीक है, तो हम अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्स बी जो है वो हमारे पास आ गया है g माइनस एफ अपॉन 2। अच्छा, अब हमें x से b जाना है और फिर हमें b से c जाना है, तो हमने सिर्फ इसमें इसको 2f को ऐड करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये देखें, g माइनस एफ अपॉन 2 प्लस 2f, 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो g माइनस एफ प्लस 2 टू ज़ा 4f डिवाइडेड बाई 2, विच इज़ इक्वल टू g प्लस 3f डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास एक्स सी का वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, g प्लस एफ अपॉन 2। क्वेश्चन 21, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म 4/3x। अच्छा, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, इसमें आप डिनोमिनेटर सेम तो कर नहीं सकते हैं, तो आपने दोनों को कॉपी किया। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से, माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 से। ठीक है, ये आपका सबसे पहला स्टेप हो गया इसमें। फिर आप इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। दिस 4x प्लस 4 टू ज़ा 8 माइनस 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 टाइम्स 1 इज़ 5। डिनोमिनेटर को एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है, उसको एज इट इज़ रखे रहो। उसके बाद स्टेप 3 ये होगा कि लाइक टर्म्स को आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज़ माइनस 11x प्लस 13 डिवाइडेड बाय बोथ ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगर आप चाहो तो पहले आप पॉजिटिव लिख लो और फिर नेगेटिव को बाद में लिख लो। ठीक है, तो 13 माइनस 11x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 11 और x प्लस 2, ये भी करेक्ट है, ऊपर वाला आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ सर्किल ऑफ रेडियस 3, द माइनर सेक्टर एंगल इज़ 100 डिग्री, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर।
अच्छा, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको मेजर डिग्री चाहिए, तो आप क्या करें, 360 में से 100 डिग्री को माइनस कर दें, तो आपके पास जो एंगल आएगा 260 का, वो ये वाला एंगल होगा जो कि मेजर सेक्टर के लिए होगा। तो उसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 260 एक्स अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपने एरिया निकालना है। तो 360 डिवाइड 260 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई इनटू रेडियस विच इज़ 3। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 213 एंड 218, सो मेरे पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 18 टाइम्स पाई को एज इट इज़ रखना है क्योंकि मुझे इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर देना है, इंटू 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो हमारा फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा 13 पाई अपॉन 2। राइट एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 19 इन द फॉर्म ऑफ दिस, राइट। अब आपने क्या करना है कि इस पे आप लगा दें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपने फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसिडर करना है, और वो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो आप करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में हमारे पास माइनस साइन है ना, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 19 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस 19, जो चीज़ हमने ऐड करी एक्स्ट्रा उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो एक्स हाफ ऑफ 6 इज़ 3, बिकॉज 3 टाइम्स 2 आपको 6 दे देगा, तो इसलिए आप हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी b की वैल्यू होती है आप उसको हमेशा 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आइडेंटिटी में क्लोज हो जाएगा, विच इज़ x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर माइनस 9 एंड देन वी हैव माइनस 19, और ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर माइनस 28। So this is x minus a to the whole square plus b. अच्छा, using your answer part A, write down the coordinates of the turning point of the graph of y equals to x square minus 6x minus 19। ठीक है, एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, बहुत आसान है इसका टर्निंग पॉइंट निकालना। तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए आप x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, जो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म बनाई हुई है, जो ये इस ऑल्सो कॉल्ड द वर्टेक्स फॉर्म। ठीक है, इसको हम वर्टेक्स फॉर्म भी कहते हैं, और वर्टेक्स मतलब टर्निंग पॉइंट ही होता है। ठीक है, वर्टेक्स भी कह लो, टर्निंग पॉइंट कह लो, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट कह लो उनको, तो बात एक ही है। तो अब इसको आप कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि आपके पास एक जनरल फॉर्म होती है x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तो ये जो h कॉमा के होता है, h कॉमा के, यही बेसिकली आपके पास टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं आप इसको कंपेयर करेंगे ना, तो माइनस एच इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, कैंसिल होकर h की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये हो गया आपके पास टर्निंग पॉइंट की x वैल्यू, और जो k है वो k अपना इस वाली वैल्यू से कंपेयर होगा, माइनस एच माइनस 3 से कंपेयर होता है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया साइन। और जब k को आप कंपेयर करेंगे माइनस 28, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट की y वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस 24, हमें सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 को। तो देखें सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो आप सब देखें, आपके पास डिफरेंट साइड्स हैं, आप ऐड ही नहीं कर सकते, आप सबसे पहले इनको सेम करेंगे। तो आपने क्या करना है कि 75 के आप फैक्टर्स ले लें। ठीक है, अब 75 के फैक्टर्स लेंगे तो 5 के टेबल से ये डिवाइड हो सकता है, तो 15 आएगा, फिर ये डिवाइड होगा 3 आएगा, फिर ये डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो 75 के फैक्टर्स आपके पास आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 3, तो स्क्वायर रूट है, तो आपका ये पेयर कंप्लीट हो रहा है, तो ये तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और जो अनपेयर्ड है वो अंदर ही रह जाएगा। अच्छा, 27 जो होता है वो 3 और 3 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पेयर कंप्लीट हो रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, एंड अनपेयर्ड रिमेन्स इन द स्क्वायर रूट। अब ये नाउ बोथ आर द सेम सर्ड्स, राइट, तो आप अब इसको ऐड करेंगे 5 प्लस 3।
ठीक है, जो इनके बाहर वाले नंबर्स हैं वो सिर्फ ऐड होंगे, सेम सर्च कॉपी हो जाते हैं, √3 कॉपी हो जाएगा तो 8√3 एडिशन में आ जाएगा, इसके आंसर में आ जाएगा। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में हमें क्या करना होता है, कॉन्जुगेट करने होते हैं, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है, जैसे कि 3 इज़ डिवाइडेड बाय 2 प्लस √5 आपको दिख रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि इसके मिडिल वाली साइन को चेंज कर दोगे, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको। अच्छा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज़ 3 ब्रैकेट 2 माइनस √5 and divided by this is 2 plus √5 the first bracket and 2 minus √5 this is the second bracket। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगाऊँगा आइडेंटिटी विच इज़ a प्लस बी a माइनस बी, और ये इक्वल होता है a² माइनस b² के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 2 माइनस √5 एज इट इज़। इसको मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर चाहिए, तो आप एक्सपेंड कर रहे होंगे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो a प्लस बी a माइनस बी कन्वर्ट हो जाएगा a² 2² a² माइनस b² यानी कि √5², ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 3 एज इट इज़ 2 माइनस √5, उसके बाद आपके पास ये 4 आ जाएगा, ये आपको 5 देगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 3 ब्रैकेट 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय -1, और इस -1 को आप ऊपर शिफ्ट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली -3 2 माइनस √5, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर 2025 का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप कमेंट्स करो, हम उसमें अपनी कन्फ्यूजन्स को लिखो, डेफिनेटली आई विल आंसर ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह। और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि ये है कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर जितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आप मेरी विशेस आप लोगों के साथ हैं। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।